अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। और बेटा आज हमारे पास जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ हम आज बेटा मैट्रिक क्लास में जो आपका यूनिट है उसका पार्ट 1 दैट मींस कि बेटा आज हमने द वॉइस ऑफ गॉड बेटा ये हम पढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, देन इसके एमसीक्यूज और बेटा इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे। इसके साथ साथ बेटा हमने पढ़ना है द वॉइस कैलिफ और बेटा हम इसके भी एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा बेटा, द वॉइस ऑफ गॉड इज़ अ पोम और ये हमारे पास चैप्टर है और आप जानते हैं कि यूनिट 1 में आपके पास बुक वगैरह में ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। सो लेट्स स्टार्ट बेटा, हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास आ रहा है द वॉइस ऑफ गॉड, ये पोम आ रही है तो ज़रा देखते हैं इसके बारे में। बेटा हमारे पास इंट्रोडक्शन के तौर पे क्या लिखा हुआ है। दिस पोम इज रिटन बाय लुइस आई न्यूमैन 1893 टू 1972। बेटा ये लुइस आई न्यूमैन ने लिखी है, उनका ईयर ऑफ बर्थ ये रहा, ईयर ऑफ डेथ ये रहा। ही वॉज born in Providence, Rhode Island, USA. He studied at Brown University and after his doctorate lectured at Columbia. अच्छा बेटा ये प्रोविडेंस से पैदा हुए, रोड आइलैंड जो कि यूएसए में है। अच्छा एक और बात, ज़रा इस सेंटेंस के बारे में गौर कीजिएगा कि बेटा उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी से पढ़ा था और अपनी डॉक्टरेट की डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो लेक्चर दिया ना बेटा वो कहाँ दिया उन्होंने, कोलंबिया में। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो लिख देते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वो पढ़े थे। नहीं बेटा वो गलत है, उन्होंने पढ़ाई करी थी ब्राउन यूनिवर्सिटी और लेक्चर दिया था कोलंबिया में। फिर बोल रहे हैं क्या कि ही इज द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट, के वो ऑथर हैं बहुत सारी रिलीजियस जो बुक्स उन्होंने लिखी हैं रिलीजियस सब्जेक्ट पर। दिस पोम ब्रिंग्स आउट हिज रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड और आपको इस पोम में देख के पता चलेगा कि उनका जो एक माइंड था वो उनका रिलीजियस बेंट किस तरह का था। ठीक है, सो बेटा इसको हम जरा शुरुआत करते हैं, क्या लिखा हुआ है। आई सॉट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड and climbed the topmost steeple. But God declared, go down again. I dwell among the people. और बेटा आखिर में इनका नाम आ रहा है। अच्छा बेटा ये पोम छोटी सी तो है लेकिन इसका मैसेज बहुत अच्छा है। इसमें बेटा आपको एक अच्छा मैसेज दिया गया, वो किस तरह से कि लुइस आई न्यूमैन बेटा क्या बोल रहे हैं, जरा ये देखो। हम दोबारा शुरू करते हैं यहाँ से। कह रहे हैं कि मैं खुदा की आवाज़ सुनने के लिए मतलब निकल पड़ा, कि उसकी उसकी उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। और मैंने क्या किया, मैं उसके लिए एक ना सबसे ऊंचे मीनार पे चढ़ गया। और फिर क्या हुआ कि जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे आवाज आई खुदा की कि गो डाउन अगेन, दोबारा से नीचे जाओ। और क्या लिखा हुआ, आई ड्वेल अमंग द पीपल। ड्वेल मतलब बेटा टू लिव, कि खुदा ने कहा कि दोबारा नीचे जाओ, मैं लोगों के बीच में हूँ, मतलब मुझे लोगों के बीच में पाओगे। बेटा इसका मतलब हमारे पास सिंपली ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह के जो महबूब लोग हैं उनमें शामिल हो जाएं, तो उसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो अल्लाह के जो बंदे हैं मतलब कि जो दुनिया में, उनकी खिदमत करना, उनको सर्व करना, अपनी ज़ात से उनको कोई तकलीफ ना पहुँचाना, उनके काम आना, मतलब काम आना, ये नहीं कि यूज़ होना, ऐसा नहीं है। ठीक है? ये वाला एस्पेक्ट भी याद रखना है कि बेटा आपने हेल्प करी है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई आपका फ़ायदा उठाए, इतना नहीं होना चाहिए। सही? क्योंकि देखो बेटा एक इंसान जो कि ऑब्वियस सी बात है, दूसरों की जब हेल्प करेगा तो अल्लाह पाक उसके रास्ते भी आसान करते हैं, उसके लिए उसको भी बहुत सारी चीज़ों से बचाते हैं। तो बेटा ये बात अपने आप में इस बात का भरोसा रखना पड़ेगा कि मुझे जो अल्लाह के करीब होने के लिए क्या करना है, दूसरों की मदद वगैरह करनी है, उनके काम आना है। तो बेटा ये हमारे पास बस 4 लाइन्स की एक पोएम थी। नाउ लेट्स सी बेटा इसके हमारे पास जो सेक्शन ए में क्या आता है, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेटा इसके आते हैं। तो देखते हैं बेटा क्या लिखा है। हम जो है कुछ एमसीक्यूज बेटा आपको यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। देन आफ्टरवर्ड्स बेटा आप लोग ये करेंगे कि जो रिमेनिंग एमसीक्यूज वगैरह होंगे वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। नाउ द फर्स्ट वन इज द पोम द वॉइस ऑफ गॉड इज रिटन बाय, बेटा ये किसने लिखी है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, लुइस आई न्यूमैन, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ और नन ऑफ देम। बेटा हमने अभी पढ़ा है कि इसके जो पोएट है वो कौन है। Yes, good job. Beta, the correct answer is Louis I. Newman. Okay. Now, next one is the poet Louis I. Newman wanted to hear the voice of God. कि अब बेटा ये तो है मैंने इत्तेफाक से खुद ही बोल दिया कि जो लुइस आई न्यूमैन है वो दरअसल किसकी आवाज सुनना चाहते थे। बेटा ये मैंने खैर आपसे सवाल पूछते हुए ही मतलब मैंने जवाब दे दिया, क्योंकि पोम का नाम भी ये है कि वॉइस ऑफ गॉड, तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। चलो खैर, बेटा थर्ड वन क्या है हमारे पास, द पोएट ऑफ द पोम द वॉइस ऑफ गॉड इज, बेटा सॉरी द वॉइस ऑफ गॉड हैज अ, कह रहे हैं कि जिन्होंने जो पोएट है ना जिन्होंने ये पोम लिखी है द वॉइस ऑफ गॉड, उनके बारे में बोल रहे हैज अ व्हाट, लाइक क्या है उनके पास ऐसा। 4 ऑप्शन है, मॉरलिस्टिक बेंट ऑफ माइंड, या उनकी जो एक सोच है वो एक मॉरलिस्टिक है,
टिपिकल माइंडसेट थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है, बैकवर्ड माइंडसेट लाइक वो ओपन माइंडेड नहीं है, और लिखा हुआ है रिलीजियस बैंड ऑफ माइंड। तो बच्चों बेटा इसका क्या आंसर है? करेक्ट बेटा, इसका आंसर है हमारे पास रिलीजियस बैंड ऑफ माइंड। हमने ये पढ़ा था कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी लाइक ऑथर गुजरे हैं ऐसी बुक्स के जो कि रिलीजियस सब्जेक्ट्स पे थी। ठीक, नाउ बेटा लेट्स कंटिन्यू। अगला आ रहा है हमारे पास, द पोएट क्लाइंब द टॉप मोस्ट। जो पोएट थे बेटा वो किस पे चढ़े थे? लिखा हुआ है ट्री, स्टीपल, बिल्डिंग, नॉन ऑफ दीज। एक दरख्त पे चढ़े थे, एक मीनार पे चढ़ गए थे, बिल्डिंग पे चढ़े थे, या कह रहे इनमें से कुछ भी नहीं। तो मेरे बच्चों बेटा आपको ऑलरेडी आंसर पता है, एंड द करेक्ट आंसर इज व्हाट? गुड जॉब, द करेक्ट आंसर इज स्टीपल। ठीक, नाउ द फिफ्थ वन इज हु डिक्लेयर्ड द पोएट टू गो डाउन अगेन। कहना किसने पोएट को कहा कि दोबारा से नीचे जाइए? तो बेटा ऑप्शन क्या लिखे हुए? गॉड, फ्रेंड, कीट्स, नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दीज। बेटा हमारे पास हम जानते हैं कि इसके अंदर हमारे जो जिसको जो पोएट ने जिसने पोएट को कहा था वो कौन है बेटा? वह गॉड। ठीक, द नेक्स्ट वन इज पोएट लुइस आई न्यूमैन लेक्चर्ड एट। अब बेटा देखो ध्यान रखना, मैंने आपको ये पॉइंट खास तौर पे बताया था, ब्राउन यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी। मैंने आपको क्या बताया था कि बेटा ब्राउन यूनिवर्सिटी से उन्होंने तालीम हासिल करी थी, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बेटा उन्होंने लेक्चर दिया था। अच्छा बेटा आपके पास और भी एमसीक्यूज वगैरह होंगे आपकी किट वगैरह में, जो कि आपको खुद सॉल्व करने होंगे। ये आपको एक तरह से सिंपल बताने के लिए आपके बेटा ये शेयर किया गया था। ठीक है, सो बेटा लेट्स मूव ऑन। हमने अब जरा आगे बढ़ना है, आगे समझना है हमने टॉपिक वगैरह को। सो लेट्स कंटिन्यू बेटा। अब बेटा हमारे पास द वॉइस ऑफ गॉड के ही बेटा हमने क्या करने हैं, इसके हमने जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, हमने जो सेक्शन बी में आते हैं इसके बेटा हमने वो सॉल्व करने हैं। काइंडली बेटा आपको बीच में जब जब वीडियो को पॉज करना पड़े आंसर लिखने के लिए अपने पास अपने किट वगैरह में, बेटा आपने क्या करना है, अब आपने वीडियो को पॉज करके उसका आंसर अपने पास नोट डाउन वगैरह करना है। सो बेटा लेट्स सी कि हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द पोएट क्लाइंब द टॉप मोस्ट स्टीपल। जो पोएट थे वो उस मीनार पे क्यों चढ़े थे? And the answer of this one is the poet climbed the steeple to hear the voice of God and to be closer to him। जो पोएट थे वो दरअसल स्टीपल पे बेटा इसलिए चढ़े थे क्योंकि वो क्या चाहते थे कि उनको खुदा की आवाज है और वो उसके और करीब होना चाहते थे। बेटा जरा ध्यान रखिएगा, इस आंसर में ये देख रहे हो हिम लिखा हुआ है। बेटा ये वाला हिम दरअसल गॉड के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए हमने इसका एच कैपिटल बनाया हुआ है, और आप कैपिटल ही बनाओगे। सही है। He thought that God lived somewhere in the sky and from the steeple he could hear the voice of God more clearly। और कह रहे हैं कि पोएट को लगता था कि जो गॉड है वो शायद कहीं आसमान में ऊपर कहीं रहते हैं, और अगर वो किसी ऊंची जगह पे चढ़ेंगे तो शायद उनको वहां से खुदा की आवाज क्लियरली सुनाई दे। तो बेटा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड गॉड टेल हिम टू गो डाउन अगेन। गॉड ने पोएट को क्यों कहा कि आप दोबारा से नीचे जाइए? तो बेटा इसका आंसर हमारे पास क्या है? गॉड टोल्ड हिम टू गो डाउन अगेन बिकॉज गॉड इज एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। खुदा ने क्या कहा भाई कि आप दोबारा से, पोएट को कहा कि आप नीचे जाइए क्योंकि वो बेटा ही इज ओमनी प्रेजेंट, वो हर जगह मौजूद है। ही इज ऑल्सो प्रेजेंट अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और अगर आप देखना चाहो तो बेटा वो आपको लोगों के बीच में ही मिलेंगे। Therefore, it is not needed to climb higher to hear the voice of God। और इसीलिए आपको किसी ऊंची जगह पर चढ़ने की जरूरत नहीं है खुदा की आवाज सुनने के लिए। द बेस्ट वे टू अचीव द नियरनेस प्लीजिंग ऑफ गॉड, कह रहे हैं कि जो बेस्ट तरीका है खुदा की करीब होने का, उसकी उसकी मोहब्बत हासिल करने का, इज टू हेल्प अदर्स। वो क्या है कि हम क्या करें बेटा? दूसरों की हेल्प करें। चलो भाई बेटा अब जरा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, और अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या है? से इन योर ओन वर्ड्स व्हाट डू यू थिंक इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम। कह रहे हैं आप बताइए कि आपकी नजर में इस पोएम का मैसेज क्या है। तो बेटा अगर चाहें तो ये आप जानते हैं कि अलग अलग वर्डिंग, जैसे कि मैंने कहा कि ये वाला सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि व्हाट इज द मेन आइडिया गिवन थ्रू द पोएम द वॉइस ऑफ गॉड, के इस पोएम में हमें क्या मैसेज दिया गया है। बेटा आपके पास इसका आंसर क्या आ रहा है? Through the poem, The Voice of God, the poet Louis I. Newman wants to describe the idea that God is omnipresent। कह रहे हैं इस पोम के जरिए लुइस आई न्यूमैन जो हमारे पोएट हैं वो हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि गॉड इज omnipresent, कि गॉड हर जगह मौजूद है। One who wishes to get the pleasing and nearness of God should help others and provide comfort as much as possible। कि अगर कोई चाहता है कि वो खुदा के करीब हो जाए, उसकी मोहब्बत हासिल कर ले, तो उसको चाहिए कि वो क्या करे? दूसरों के काम आए, दूसरों की हेल्प करे, धोखा ना दे, अपनी जात से उनको तकलीफ ना पहुंचाए, किसी के लिए बुरा ना सोचे सब। और अगर अच्छी बात तो ये भी होगी कि बेटा अगर किसी ने बुरा किया उसको माफ कर दे। हाँ, लेकिन ये नहीं कि ऐसा माफ किया कि दोबारा से आपको सेम डस्ट पड़ रही है, आपको सेम शख्स दोबारा धोखा दे रहा है, ऐसा नहीं करना। ठीक। और बेटा हमने आखिर में एक कोटेशन लिखी है कि गॉड लव्स दोस हु लव अदर्स, कि खुदा उनसे प्यार करता है जो दूसरे से मोहब्बत करते हैं।
बेटा ये हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चंस इस पोम से हमारे पास आते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज बेटा वो क्या है, द वॉइस कैलिफ। अब बेटा हम पहले क्या करेंगे, इसकी हम रीडिंग करेंगे, एक्सप्लेनेशन होगी उसकी, और बेटा आफ्टरवर्ड्स हम आपके सिमिलर जिस तरह एक जो चैप्टर के मटेरियल वगैरह एग्जाम में किस तरह से आता है बेटा आपसे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ बेटा लेट्स कंटिन्यू, लेट्स स्टार्ट। Caliph Harun Rashid was very popular with his people. He was very concerned about their problems and their welfare. At night, he would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad. कि कह रहे हैं कि जो खलीफा हारून रशीद हैं वो अपने लोगों में बड़े मशहूर थे, और वो अपने लोगों की ना बड़े कंसर्न था उनको, अपनी लोगों की प्रॉब्लम्स या उनकी जो उनकी लाइफ में उनका वेलफेयर वगैरह के वो अच्छे से जिंदगी गुजारें। और अक्सर रात में वो क्या किया करते थे कि अपना पूरा अपने जो अपीयरेंस बदल के ना, अपना पूरा रूप चेंज करके एक आम बंदे के रूप में बाहर निकला करते थे और बगदाद वगैरह की जो गली मोहल्लों वगैरह में जाया करते थे। और क्या लिखा हुआ है, ही वुड मिंगल विद द कॉमन पीपल इन ऑर्डर टू गेन फर्स्ट एंड नॉलेज ऑफ देयर डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। और वो क्या करते थे, उन आम लोगों की तरह बन के जाते, उनमें उठते बैठते बातचीत करते ताकि उनसे क्या कर सके, उनकी प्रॉब्लम्स वगैरह उनसे जान सकें। ही वॉज ऑल्सो नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम। और बाकायदा बेटा वो एक और बात के लिए जो मशहूर थे वो क्या थी, कि उनकी बड़ी इज्जत होती थी, किस वजह से, कि अपने जस्टिस और अपने विजडम, अपने इंसाफ और उनकी जो दानिशमंदी थी, उस वजह से लोग इनकी बड़ी इज्जत किया करते थे। ठीक। अच्छा, ये जो बेटा कॉमन लोगों की तरह जो ड्रेसिंग करके जाया करते थे वो इसलिए जाते थे क्योंकि बेटा एक इंसान ना अपना जो दुख, अपनी परेशानियां अपने जो सिमिलर बंदा होगा ना उससे डिस्कस करने में कंफर्टेबल फील करता है। ठीक। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज, वन डे व्हेन ही वाज होल्डिंग कोर्ट द काजी ब्रॉट टू मैन बिफोर हिम। अब एक दिन क्या हुआ कि जब वो कोर्ट में थे तो काजी जो था ना वो उनके सामने दो लोगों को लेकर आया। One of them was well dressed and appeared to be a well-to-do citizen, while the other was in rags and seemed to be a beggar. कह रहे हैं उनमें से जो पहला बंदा था उसको देख के लग रहा था कि भाई ये काफी अच्छा बंदा है, वेल ड्रेस था, और उसको देख के लग रहा था कि ये एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन है। लेकिन जो दूसरा शख्स था वो फटे पुराने कपड़ों में था और उसको देख के लग रहा था कि शायद ये कोई भिखारी है। Along with these two men, a beautiful white horse was also brought in. The Qazi approached the Caliph and said, "O leader of the faithful, I have brought before you a dispute which I have not been able to settle. It is a difficult case, but I am certain that with your knowledge and wisdom, you will be able to resolve it in just a fair manner." भाई जब वो उन दो लोगों को लेकर आया जाता है ना तो उनके साथ एक बहुत खूबसूरत सफेद घोड़ा भी उनके साथ लेकर आते हैं। तो जो काजी था ना वो आता है कैलिफ के पास, वो बोलता है कि जिस तरह एक किसी को इज्जत से नहीं पुकारते कि लाइक जैसे कि इज्जत के आप बोले जहां पना ये वगैरह करा के जो बोलते हैं, कह रहे हैं मैं आपके सामने ना एक ऐसा मसला लेकर आया हूं जो कि मैं खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहा। ये बड़ा मुश्किल केस है, लेकिन मुझे मुझे पूरा यकीन है इस बात पर कि आप अपनी नॉलेज और अपनी विजडम से इस मैटर, इस प्रॉब्लम को, इस मसले को इंसाफ के साथ हल कर सकेंगे। अच्छा भाई आगे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द डिस्प्यूट आज द कैलिफ। के कैलिफ ने कहा भाई मसला क्या है, तो क्या बोलते हैं, दीज टू मैन हियर आर फाइटिंग ओवर दिस हॉर्स, ईच वन ऑफ देम क्लेम्स एंड स्वेयर दैट दिस हॉर्स इज हिज। कह रहे जो काजी ने कहा कि दरअसल मसला ये है कि ये जो दोनों लोग खड़े हुए ना, जो जो एक जो अच्छी ड्रेसिंग में था, एक वेल सिटीजन जो लग रहा था, और दूसरा जो भिखारी था, क्या ये दोनों के दोनों ना कस्में खा रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि ये घोड़ा उनका है। दोनों के दोनों कर रहे हैं ये काम। अच्छा, step forward, the caliph ordered the well-dressed man, and let's hear what you have got to say. कैलिफ ने कहा पहले अमीर आदमी को कि तुम आगे बढ़ो और तुम बताओ तुम क्या कहना चाहोगे इस बारे में। तो क्या होता है भाई, लेट्स सी, लिखा हुआ है यहाँ पर, The man said to the caliph, "O leader of the faithfuls, I beg you to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth. This morning when I was riding to the city, I saw this beggar limping along ahead of me." अब वो जो अमीर आदमी था वो बात करना शुरू करता है कि मैं आपसे मतलब कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात पे यकीन कीजिए, क्योंकि मैं आपकी प्रेजेंस में सच बोलूंगा। बोलता है आज सुबह जब मैं राइड करता हुआ आ रहा था अपने घोड़े पर सिटी की तरफ, तो मैंने देखा कि आगे ना एक भिखारी, ये जो है, अच्छा वो क्या है, ये जो भिखारी जो साथ आया हुआ था ये ना लंगड़ाता हुआ चल रहा है मुझसे आगे। ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्सेस hooves, he turned round and motioned to me to stop. I pulled the reins of my horse. He begged me to give him a ride to the city gate. कह रहे हैं कि जब मैं अपने घोड़े को राइड करते हुए इसके करीब जा रहा था तो इसने ना आवाज सुन के ना मेरे घोड़े की, उसने पीछे देखा और ना मुझे इशारा किया रुकने का।
मैंने कह रहा है कि अपनी लगाम खींची अपने घोड़े की, तो इसने ना मुझसे बकायदा इल्तिजा करी, ही बेग्ड मी कि मैं उसको सिटी गेट तक राइड करके जैसे कि लिफ्ट के तौर पे उसको दे दूं। ही वॉज लेम, आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम। कह रहा है उसकी हालत देख के मुझे उस पर तरस आया। सो आई पुल्ड हिम अप बिहाइंड मी ऑन द हॉर्स। व्हेन वी रीच द सिटी गेट आई स्टॉप एंड टर्न राउंड टू हेल्प हिम गेट डाउन। कह रहे हैं जब हम सिटी गेट पहुंचे तो मैंने रुका और मैंने उसको नीचे उतरने के लिए, मतलब कि मैंने क्या किया कि इसको अब नीचे उतारूं, क्योंकि शायद वो लंगड़ा वगैरह, शायद किस तरह उतरेगा। ही रिफ्यूज टू रिस्पॉन्ड। कह रहे लेकिन इसने ना मना कर दिया नीचे उतरने से। आई वॉज पजल्ड एंड जेंटली टोल्ड हिम टू गेट डाउन बिकॉज वी हैड रीच द सिटी गेट। कह रहे मैंने कहा, कह रहे मैं थोड़ा परेशान हुआ, मैं थोड़ा शॉक हुआ कि यार मैंने तो इसको नीचे उतरने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ये रिफ्यूज क्यों कर रहा है, ऐसा क्या हो गया। और कह रहा हम लोग तो अपनी जहां पर इसने जाने के लिए बोला था हम वहां पहुंच गए थे। ही नॉट ओनली रिफ्यूज टू गेट डाउन बट इंस्टेड ही क्लेम दैट द हॉर्स बिलोंग टू हिम। क्या आगे से बोलता है वो आदमी कि इस भिखारी ने ना नीचे उतरने से तो मना किया ही किया, बल्कि उसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि ये जो घोड़ा ये मेरा है। He said that he had given me a ride and instead of being grateful I was robbing him of his horse। कह रहे आगे से उसने ये कहा कि उसने मुझे राइड दी है और मैं उसका जो है घोड़ा वगैरह उससे चोरी कर रहा हूँ, छीन रहा हूँ। मतलब ये अमीर आदमी बोल रहा है, जो बेसिकली अमीर आदमी था ना, वो बता रहा है क्या कि जब इसने नीचे उतरने से मना किया ना, तो आगे से इसने कहा कि ये घोड़ा तो मेरा है, मैंने तुम्हें राइड दी है, तो मैं क्यों उतरूं, तुम तो मुझसे मेरा घोड़ा छीनना चाह रहे हो। ये बेटा पूरी बात बताई उस अमीर आदमी ने, किसको, कैलिफ को। अब क्या लिखा हुआ है, देन कैलिफ टर्न टू द मैन इन रैग्स एंड सेड व्हाट डू यू हैव टू से। तो ये बात सुनने के बाद ना कैलिफ क्या करते हैं कि जो फटे पुराने कपड़े पहना हुआ होता है ना, उसको बोलते हैं कि तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहोगे इस बारे में। तो लेट्स सी बेटा क्या बोलता है वो। The beggar limped forward and said, "O leader of the faithful, you are the helper and guardian of the poor. You are a wise and just Caleb. Have pity on me and save me from the cruelty and injustice of this man. I swear that this horse belongs to me. You must be thinking, like everybody else in this court, how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse. Let me tell you that it is because of this horse that I am in rags. Whatever money I had, I spent on this horse." अब क्या लिखा है बेटा, वो बैगर लंगड़ाता हुआ आगे आता है, वो बोलता है कि वही जहां बना, मतलब कि मैं जो है, मतलब कि आप सबके, मतलब जो गरीब लोग हैं उन सबको मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, आप बड़े वाइज हैं, बड़े अक्लमंद हैं, बड़ा इंसाफ करते हैं, और मुझ पर तरस खाइए और मुझे इस जालिम इंसान की जो जुल्म से बचाइए। कहते हैं कि मैं आपसे कसम खा के कहता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है। और कह रहे हैं कि आपको शायद लग रहा होगा कि मैं जो है शायद झूठ बोल रहा हूँ, बाकी क्योंकि मैं आप सबके चेहरे देख सकता हूँ कि आप सबको ये फील हो रहा है कि मुझ जैसे भिखारी के पास भला इतना खूबसूरत घोड़ा, इतना आला किस्म का घोड़ा कैसे आ गया। तो कह रहे हैं कि मैं आपको ये बता दूं कि ये इस घोड़े की ही वजह से ऐसा है कि मेरी ये हालत है। मेरे पास जो कुछ भी पैसे थे मैंने इस घोड़े पे लगा दिए। ठीक है, एक तो इसने ये बोला। अब क्या बोल रहा है, दिस मॉर्निंग एज आई वॉज कमिंग टू द सिटी ऑन माई हॉर्स आई नोटिस दिस मैन वॉकिंग along the road. When I came close to him, he stopped me and requested me to lend him my horse, for he was in great hurry to reach the city. Of course, I could not lend him my horse to a complete stranger, could I? However, I decided to help him and let him ride my horse while I sat behind him. कह रहे हैं कि आज सुबह जब मैं सिटी की तरफ आ रहा था अपने घोड़े पर, तो मैंने देखा कि ये आदमी ना रोड पे चल रहा है। और कह रहे हैं जब मैं इससे करीब आया तो इसने मुझे रोका और मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैं अपना घोड़ा इसको दे दूं, क्योंकि ये बहुत जल्दी में था। तो फिर बोलने लगा कि जाहिर सी बात है मैं अपना घोड़ा तो नहीं दे सकता था। और मैंने इसको फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है मतलब इसकी हेल्प करूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, तुम्हें जल्दी है, तुम जो है खुद राइड करो, मैं पीछे बैठ जाता हूँ, ठीक है, तुम खुद राइड करते हुए बैठ जाओ। तो कह रहे मैंने इसको बिठाया आगे, तो ये खुद राइड करना शुरू हो गया। एज वी रीच द सिटी गेट ही आस्क्ड मी टू गेट डाउन एंड गिव द हॉर्स टू हिम। कह रहे जैसे ही हम सिटी गेट पे पहुंचे तो इसने मुझे नीचे उतरने को कहा और कहा कि मैं अपना घोड़ा इसको दे दूं। He said that such a fine horse should not belong to a beggar। और इसने आगे से कहा कि इतना अच्छा घोड़ा तुम जैसे भिखारी का नहीं होना चाहिए। He ordered me to get off the horse or else he would force me to get off। कह रहे उसने मुझे ऑर्डर किया कि नीचे उतरूं, और कहने लगा कि अगर मैं नहीं उतरा तो वो फोर्सफुली मुझे नीचे उतारेगा। He further said that even if I shouted for help, no one would believe that such a fine horse could belong to someone like me। और कह रहा है कि आगे से इस आदमी ने क्या कहा कि अगर तुम चिल्लाओगे भी, शाउट भी करोगे, तो कोई तुम्हारी इस बात पे यकीन नहीं करेगा कि इतना आला किस्म का घोड़ा कभी भी किसी और शख्स का, तुम जैसे शख्स का हो सकता है। They would only make fun of me. Now, mighty and honorable Caliph, I beg you to save me from this
रॉबर एंड गिव मी बैक माई हॉर्स। कह रहे हैं कि आगे से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मुझे बचाइए और मुझे इसके जुल्म से बचाइए, और जो चीज मेरी है वो मुझे आप वापसी लुटा दीजिए इंसाफ करके। और बेटा आगे क्या लिखा हमारे पास, नेक्स्ट है कि आई थिंक दिस केस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। अब कैलिफ ना दोनों की बातें सुनने के बाद क्या बोल रहे हैं कि मेरे ख्याल से इतना मुश्किल केस नहीं है। हालांकि काजी क्या बोल रहा है कि ये एक मुश्किल केस है, मुझसे सॉल्व नहीं हुआ तभी तो वो लेकर आया था। अब क्या लिखा है, इट कैन बी डिसाइडेड इन अ मिनट, टेल दिस मैन टू प्लेस देयर हैंड्स ऑन द हॉर्स वन बाय वन, लेट द बेगर डू इट फर्स्ट। अच्छा भाई क्या लिखा हुआ है, काजी को बोलते हैं कि इन दोनों को ना बोलो कि ये एक एक करके ना अपना हाथ रखें घोड़े के ऊपर, और कह रहे हैं पहले ना बैगर को बोलो, इस भिखारी को बोलो कि वो पहले काम करे। अच्छा अब क्या होता है भाई, when the beggar touched the horse it wins as if it did not like the touch of his hand. Next the rich man was asked to touch the horse. At the touch of rich man's hand the horse snorted and neighed with pleasure. भाई जब भिखारी टच करता है ना तो उसके टच करने पे ना थोड़ा बिदकता है घोड़ा, जैसे कि उसको अच्छा ही नहीं लगा इसका टच करना। और फिर जब रिच मैन की बारी आती है तो जो वो ना स्नॉट करता है, स्नॉटिंग एक साउंड निकाल करता है, और एक तो पता होगा नी जो करता है, नी की साउंड होती है ना जैसे कि हमारे पास, ठीक। तो कह रहे हैं कि वो आवाज निकालता है लाइक प्लेजर, लाइक उसको अमीर आदमी का जो टच करना था, प्यार करना था, वो क्या हुआ, वो अच्छा लगा। अब बेटा ये चीज जो हमको पता होनी चाहिए वो ये कि इससे सवाल नहीं बनता है कि हाउ डज द कैलिफ फाइंड आउट द रियल ओनर ऑफ द हॉर्स। बेटा उसका आंसर यही है कि बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो जो घोड़े की जो बेसिकली क्वालिटी है ना, कौन सी क्वालिटी, लॉयल्टी, उसको यूज किया उन्होंने। अब क्या लिखा है, दिस हॉर्स बिलोंग्स टू हिम, कैलेब ने कहा कि ये घोड़ा इसका है, गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर, और इसके जो असल जो ओनर है, जो मालिक है, उसको वापसी किया जाए। अब फिर क्या बोल रहे हैं कैलिफ, then the caliph turned to the beggar and said, you are a liar and a wicked man. You tried to rob an honest and respectable citizen. You deserve severe punishment, but I shall be merciful and forgive you this time if you beg forgiveness from this gentleman here. कह रहे हैं तुम बड़े मक्कार और धोखेबाज इंसान हो, झूठे हो तुम। तुमने क्या किया, तुमने एक अच्छे और ईमानदार शख्स को लूटने की कोशिश करी, तुम बहुत सख्त सजा डिजर्व करते हो, लेकिन मैं जो है क्या करूंगा, तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुमने इससे माफी मांगी और उसने तुम्हें माफ कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है भाई। लिखा हुआ है, द beggar realizing that he had been caught red-handed immediately turned to the rich man and said, please forgive me, I have been ungrateful. Instead of thanking you for taking pity on me and giving me a lift, I lied and claimed that the horse belonged to me. अब वो देखता है कि ये तो मैं रंगे हाथों पकड़ा गया हूं, तो वो क्या करता है कि उस आदमी की तरफ मुड़ता है, वो बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने मुझे तो बल्कि आपका एहसानमंद होना चाहिए था कि आपने मुझे लिफ्ट दी, और उल्टा मैंने लाइक लालच में आकर इस तरह कर करा के मैंने क्या किया, मैंने झूठ बोला और आपसे मैंने उल्टा ये दावा किया कि ये घोड़ा मेरा है। अब आगे क्या होता है भाई, द रिच मैन बीइंग अ काइंड हार्टेड एंड जनरस पर्सन readily forgave the beggar. Not only that, he took out his purse and gave him a handful of gold coins. Everyone present was highly impressed by his noble action of the rich by this noble action of the rich man. अब अमीर आदमी ने देखा तो अब कह रहे हैं कि उसने ना माफ कर दिया उसको, बल्कि माफी नहीं किया, बल्कि उस भिखारी की हालत को देख के ना उसको थोड़ा तरस आया, उसने क्या किया, अपने पास कुछ गोल्ड कॉइन्स से बकायदा वो उसको दिए, और हर कोई उस अमीर आदमी के उस नोबल एक्शन को देख के ना बड़ा इंप्रेस हुआ। बेटा यहाँ पर आके हमारे पास चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया, समझ लिया। नाउ बेटा लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअल एक्सरसाइजेज जो हमने करनी है। हमारे पास बेटा सेक्शन ए में क्या क्या आता है इस चैप्टर से, वो हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगेन वही बात बेटा, सारे के सारे एमसीक्यूज आपके यहाँ पर नहीं होंगे, आपको कुछ बेटा खुद भी सॉल्व करने ही पड़ेंगे अपनी किट में। तो द फर्स्ट वन इज, द कैलिफ हारून रशीद वाज नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज डैश। कैलिफ हारून रशीद अपनी किस वजह से जाने पहचाने जाते थे, जस्टिस एंड नॉलेज, नॉलेज एंड विजडम, जस्टिस एंड विजडम, इनजस्टिस एंड क्रूरल्टी। बेटा ये हमने बिल्कुल पहले पैराग्राफ में पढ़ा था, एंड द आंसर इज, बताइए। गुड बेटा, द आंसर इज जस्टिस एंड विजडम, अपने इंसाफ और अपनी दानिशमंदी की वजह से वो जाने पहचाने जाते थे। द सेकंड वन इज, हारून रशीद वाज द कैलिफ ऑफ, कैलिफ हारून रशीद बेटा कहाँ के खलीफा थे, कैलिफ खलीफा ठीक है ना, सऊदी अरेबिया, बगदाद, पर्शिया, नन ऑफ दीस। मेरे बच्चों हमने इसमें से बेटा एक ही जगह के बारे में पढ़ा है, और वो क्या आंसर है, गुड वन, द करेक्ट आंसर इज बगदाद। नाउ द थर्ड एमसीक्यूज इज, द रिच मैन एंड बैगर वर फाइटिंग ओवर अ डैश, कि जो वो रिच आदमी था और जो बैगर थे वो किस चीज पे लड़ रहे थे, हॉर्स, काउ, कैमल, डंकी। तो मेरा ख्याल से आई थिंक ये तो आपको सबको बेटा बच्चों को आंसर पता ही है, एंड द करेक्ट आंसर इज व्हाट, गुड, द करेक्ट आंसर इज हॉर्स। ठीक है, नाउ बेटा लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। अगला क्या है हमारे पास यहाँ पर, द बैगर वॉज एंड कह रहे हैं बैगर के बारे में कह रहे हैं कि वो क्या था, गुड एंड ब्यूटीफुल मैन,
लायर एंड विकेड मैन, ब्यूटीफुल एंड जेंटलमैन, ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल मैन। देखो भाई, ब्यूटीफुल का जिक्र तो ना आया है इन दो में, ए और सी में ब्यूटीफुल का वर्ड है। हम जानते हैं कि ये ब्यूटीफुल का वर्ड तो बेसिकली घोड़े के लिए बिल्कुल आया हो, लेकिन बैगर के लिए नहीं आया था। और ये वाला ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल, क्या वो ऑनेस्ट था? नहीं भाई। तो बेटा एक ही आंसर बचा हमारे पास, वो कौन सा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द फिफ्थ वन इज द रिच मैन वॉज एन, के रिच मैन क्या था? उसके बारे में लिखा है कि ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन, रिस्पेक्टेबल एंड वाइज सिटीजन, लायर एंड क्रूल सिटीजन, विकेड एंड लायर सिटीजन। बेटा वो लायर का मतलब तो हो गया झूठा, तो इसका मतलब आप सी भी निकाल दो और आप डी भी निकाल दो, दोनों में लायर लिखा हुआ है। रिस्पेक्टेबल एंड वाइज, चलो रिस्पेक्टेबल था सही है, लेकिन वाइस कहां से आ गया? वाइस तो कैलिफ था ना जिसने वो किया था बेसिकली। बेटा यहां पर ऑनेस्ट था वो, तो करेक्ट आंसर इज ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन। ठीक है। नाउ सिक्स वन इज द कैलिफ डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ व्हाट? कैलिफ अपने आप को किस तरह डिस्गाइज किया करते थे? अच्छा बेटा यहां पर ना कॉमन मैन, पुअर मैन, रिच मैन, जेंटलमैन, एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर बेटा? थोड़ा ध्यान देना इस पर, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ये वाले एमसीक्यूज के अंदर मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन इज बेटा क्या है हमारे पास? कॉमन मैन। अक्सर बच्चे लगा रहे होते हैं पुअर मैन। ना मेरे बच्चों बेटा बाकी जो आपके क्या कहते हैं, बाकी रिमेनिंग एमसीक्यूज है बेटा, आपने वो खुद सॉल्व करने हैं। बट नाउ लेट्स मूव ऑन कि हमारे पास सेक्शन बी में बेटा क्या आता है, एंड दैट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब बेटा अगेन वही बात मेरे बच्चों कि आपको जहां जहां पे वीडियो पॉज करनी हो वहां पॉज कीजिएगा, पूरा आंसर लिखिएगा, ठीक है? फिर उसके बाद बेटा प्ले कर दीजिएगा, ठीक? नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट वाज द कैलिफ हारून रशीद नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर? कि कैलिफ हारून रशीद किस वजह से लोगों में जाने पहचाने जाते थे? उसका आंसर क्या है? द कैलिफ हारून रशीद वाज एन ऑनेस्ट, सिंपल एंड फेयर रूलर। कि वो बड़े एक ऑनेस्ट थे, सिंपल थे और फेयर रूलर थे, अच्छे इंसान थे, एक सिंपल इंसान थे और एक इंसाफ पसंद रूलर थे। ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। कहने उनको बड़ा कंसर्न था, बड़ा इनको इस बात की टेंशन रहती थी कि उनके लोगों की लाइक मामलात वगैरह सही रहे। फिर लिखा हुआ है कि उनकी बकायदा वो जो जाने पहचाने और उनकी जो एक बड़ा नाम था उनका, वो कह रहे हैं अपने इंसाफ और अपनी दानिशमंदी की वजह से था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड ही गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद एट नाइट? के जो कैलिफ हारून रशीद थे वो रात के वक्त लाइक बगदाद में गली मोहल्लों वगैरह से क्यों गुजरा करते थे? या फिर व्हाई डिड कैलिफ हारून रशीद डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ कॉमन मैन? कि कैलिफ हारून रशीद अपने आप को डिस्गाइज क्यों किया करते थे? तो मेरे बच्चों बेटा इसका आंसर क्या है हमारे पास? यूजुअली ही डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ कॉमन मैन एंड वेंट थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद एट नाइट इन ऑर्डर टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ पीपल्स डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। कह रहे हैं वो अपना अपना पूरा अपना हुलिया बदल कर क्या करते थे, एक आम आदमी का जो बिल्कुल लिबास वगैरह पहन लिया, वो कह रहे हैं उसके बाद वो बगदाद की गली मोहल्लों में जाया करते थे वहां पर, और ताकि उन लोगों से बात करके उनमें उनमें घुल मिल के क्या कर सके, उनकी नॉलेज को जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उनको वो जान सकें, ताकि उनको वो सॉल्व कर सकें, ठीक है? He did so because he was kind to the poor and wanted to solve those problems with his wisdom and justice। कह रहे वो इसलिए ऐसा करते थे ताकि वो ना उनको गरीबों से बड़ा लगाव था, बड़ी मोहब्बत थी और वो चाहते थे कि उनकी इन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकें। नाउ द नेक्स्ट वन इज बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? व्हाट डिड काजी से टू द कैलिफ? काजी ने कैलिफ से क्या कहा? तो बेटा इसका आंसर है हमारे पास द काजी said to the caliph that he had brought a difficult case which he could not settle. Although it was a difficult case, yet he was certain that the caliph, with his knowledge and wisdom, would be able to resolve it in a just and fair manner. काजी आया तो बोलने लगा कि दरअसल मैं आपके पास एक मुश्किल केस लेकर आया हुआ हूँ जो कि मैं खुद नहीं सेटल कर सका, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप जो है, कैलिफ को बोलता है कि आप जो है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एक इंसाफ के साथ सॉल्व करेंगे और सही तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट डिड द रिच मैन टेल द कैलिफ? कैलिफ को रिच आदमी ने क्या बताया? बेटा ये पूरी कहानी है जो हमने अभी पूरी पढ़ी है, मैं एक मरतबा रीड कर देता हूँ, तो आपको बताने की इतनी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। द रिच मैन नरेटेड दैट इन द मॉर्निंग ही वाज राइडिंग इन द हॉर्स एंड सॉ द beggar limping ahead. The beggar requested to give him a ride on the horse. He begged the rich man to give him a ride to the city gate. When they reached the city gate, the beggar refused to get down and claimed the ownership of the horse. कह रहे हैं कि भाई हुआ क्या कि जो रिच मैन था ना, कह रहे हैं वो बताने लगा कि मैं आगे चल रहा था, मैं सिटी गेट की तरफ जा रहा था सुबह के वक्त, और मैंने देखा कि ये शख्स लंगड़ाता हुआ जा रहा है। उस पर तरस खाया क्योंकि इससे मुझे हाथ रोक के इशारा किया कि मैं उसको सिटी गेट तक छोड़ दूं। मैं उसको खैर अपने साथ पीछे बिठा के लेकर आया, और जब मैं लेकर आया तो मैंने जब वहां पहुंचने पर उसको उतरने के लिए कहा तो उससे मना कर दिया, और उल्टा उसने दावा किया कि वो उसका असल मालिक है और बल्कि मैं उससे लूट रहा हूँ, ये कहा था, ठीक? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा व्हाट डिड द बैगर टेल द कैलिफ? बैगर ने क्या कहा जो कैलिफ था उनसे क्या कहा?
The beggar told the caliph that he was riding towards the city that morning. The rich man told him that he was in a hurry to reach the city gate and requested to him a ride on the horse, to give him a ride on the horse. तो बेसिकली क्या है ना, बैगर ने क्या कहा कि अब ये बैगर ने कैलिफ को क्या बताया कि वो दरअसल राइड करता आ रहा था सिटी की तरफ, और इस अमीर आदमी ने देखा तो इसको ना बड़ी जल्दी थी पहुंचने की, तो उसने कहा, अपनी रिक्वेस्ट करी कि मुझे राइड दे दे। बल्कि पहले तो ये कहा था कि अपना घोड़ा ही दे दो, लेकिन बाद में फिर जो वो बैगर था ना, वो बोलने लगा कि मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या करूंगा भाई, मैं तुमको घोड़ा नहीं दूंगा, लेकिन हाँ तुमको अगर इतनी जल्दी है तो तुम इस खुद घोड़े पे बैठ के जल्दी राइड करते हुए वहां पहुंच जाओ। He allowed the rich man to sit on the horse, वही वाली बात। When they reached the city gate, the rich man refused to get down and told the beggar that he does not deserve such a fine horse. कहने जब सिटी गेट पहुंचे तो अमीर आदमी ने नीचे उतरने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि इतना अच्छा घोड़ा तुम जैसे शख्स के पास नहीं होना चाहिए। The rich man threatened him not to tell anyone about it, and even if he did, no one would believe him. कहेगा उस अमीर आदमी ने क्या किया कि उस गरीब को बोला कि अगर तुम किसी को इसके बारे में बताना मत, और अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो कोई तुम्हारी बात पे यकीन भी नहीं करेगा कि इतना अच्छा घोड़ा तुम जैसे शख्स के पास हो सकता है। ठीक। नाउ मेरे बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द कैलिफ से टू द बैगर? कैलिफ ने बैगर को क्या कहा? तो आंसर क्या है बेटा इसका? या फिर वही वाली बात है कि कैलिफ ने क्या कहा कि वो कब माफ करेंगे उसको? तो बेटा इसका आंसर है हमारे पास, द कैलिफ सेड टू द बैगर दैट ही वाज अ लायर एंड अ विकेड मैन एंड ट्राइड टू रॉब एन ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन द रिच मैन। कैलिफ ने बैगर कहा कि तुम एक मक्कार हो, झूठे इंसान हो, जो कि जिसने एक सच्चे और एक अच्छे सिटीजन को लूटने की कोशिश करी। Although he deserves severe punishment, but he would be merciful if he begged if he begged forgiveness from the rich man. और कैलिफ ने क्या कहा कि वो कि तुम जो है मतलब कि एक पनिशमेंट डिजर्व करते हो, लेकिन मैं तुमको माफ कर दूंगा अगर तुम इस अमीर आदमी से माफी मांगते हो तो। ठीक। नाउ द नेक्स्ट वन इज, बेटा अगला क्या आ रहा है, हाउ डिड द कैलिफ डिसाइड हु वाज द रियल ओनर ऑफ द हॉर्स? के जो कैलिफ थे उन्होंने असल जो ओनर था हॉर्स का वो किस तरह डिस्कवर किया? या फिर हाउ डिड द कैलिफ प्रूव दैट द बैगर वाज अ लायर? कैलिफ ने किस तरह प्रूव किया कि जो बैगर था वो झूठ बोल रहा था, झूठा इंसान था? तो इसका आंसर बेटा हमारे पास है, द कैलिफ आस्क्ड बोथ द बैगर एंड द रिच मैन टू प्लेस देयर हैंड्स ऑन द हॉर्स वन बाय वन। When the beggar touched the horse, it winced as if it did not like the touch of the beggar. But at the touch of the rich man, the horse noted and neighed with pleasure. In this way, the caliph proved the beggar was a liar and the real owner of the horse was the rich man. कह रहे कि कैलिफ ने क्या कहा, दोनों की स्टोरी सुनने के बाद दोनों को बोला कि तुम लोग एक एक करके ना घोड़े पे हाथ रखो, लाइक प्यार वगैरह करो। जब उस बैगर ने, उस भिखारी ने उस पे हाथ रखा ना, तो वो थोड़ा लाइक बितका, लाइक उसको अच्छा नहीं लगा कि उसको कोई इस तरह ये कोई शख्स टच कर रहा है। लेकिन जब अमीर आदमी ने टच किया, प्यार किया, तो वो उसका रिएक्शन अच्छा था, पॉजिटिव था। तो ये देख के ना जो कैलिफ थे उन्होंने क्या किया, ये रियल आइडेंटिटी डिस्कवर करी कि ये घोड़ा किसका था। ठीक। नाउ द नेक्स्ट वन इज, बेटा हमारे पास क्या आ रहा है अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द कैलिफ से टू द काजी आफ्टर द हियरिंग ऑफ द बोथ? कि कैलिफ ने दोनों की बात सुनने के बाद क्या कहा था? कह रहे हैं कि आफ्टर द हियरिंग ऑफ द बोथ रिच मैन एंड द बैगर, द कैलिफ टोल्ड द काजी दैट द केस वाजंट डिफिकल्ट टू डिसाइड एंड दैट ही वुड सॉल्व इट इन अ मिनट। Then the caliph ordered both the rich man and beggar to place their hands on the horse one by one and asked the beggar to do it first. कैलिफ ने उन दोनों की बातें सुनने के बाद क्या कहा कि ये सॉल्व तो बहुत आसान है, मैं उसको एक मिनट के अंदर सॉल्व कर लूंगा। और फिर कैलिफ ने दोनों को ऑर्डर किया कि एक एक करके आप लोग क्या करोगे, अपना हाथ रखोगे घोड़े के ऊपर। और पहले किसको करने के लिए कहा? बैगर को करने के लिए कहा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बैगर, हाउ वाज इट सेटल्ड? के दोनों जो लोग थे, जो अमीर इंसान था, जो भिखारी था, उनके बीच में प्रॉब्लम थी क्या? क्या उनमें मतलब कि पंगा था? और इसको सेटल किस तरह किया गया था? बेटा इसका आंसर आ रहा है हमारे पास, द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बैगर वाज ओवर द ओनरशिप ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इट वाज सेटल्ड बाय कैलिफ एज ही हैड एन आइडिया टू लेट बोथ द men touch the horse one by one. Since the horse is a very loyal animal, the caliph noticed the happy reaction of the horse when the rich man touched it. In this way, the caliph found the real owner of the horse. कह रहे हैं कि दोनों के बीच में जो मसला था वो था एक खूबसूरत सफेद जो ना व्हाइट हॉर्स, सफेद जो घोड़ा था, उसके ऊपर एक मसला था। और ये जो सेटल हुआ था, ये कैलिफ ने किया था। दोनों को कहा कि आप लोग उस पर हाथ रखो। और क्योंकि कैलिफ जानते थे कि जो घोड़ा है वो बड़ा लॉयल है, बड़ा वफादार जानवर है, अपने मालिक को जानता है। तो कैलिफ ने ना रिएक्शन चेक किए दोनों के, और जब उन्होंने चेक किया कि रिच मैन के टच करने में क्या रिएक्शन है, तो इस तरह उन्होंने किया कि जो असल इसका हकदार है, जो असल मालिक है इस घोड़े का, वो कौन है? वो अमीर आदमी है। ठीक है। अगला बेटा आपके पास आ रहा है, हाउ डिड द टू मैन ब्रॉट बिफोर द कासिल लुक लाइक? कि जो दो लोगों को जो लेकर आया गया था कैलिफ के सामने, उनकी अपीयरेंस क्या थी? बेटा इसका आंसर क्या है, द टू मैन वर ब्रॉट बिफोर द कैलिफ, दो लोगों को लेकर आया गया।
वन वॉज अ वेल ड्रेस एंड अपेयर टू बी अ वेल टू डू सिटीजन, रिस्पेक्टेबल सिटीजन। उनमें से जो एक था वो अच्छी ड्रेसिंग किया हुआ था, उसको देख के लग रहा था कि एक बड़ा वेल टू डू, लाइक एक थोड़ा अमीर भी है, एक अच्छा सिटीजन है। while the other was in rags and seemed to be a beggar। और कह रहे हैं दूसरा जो था उसको देख के लग रहा था कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, और उसको देख के ये लग रहा था कि शायद ये भिखारी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर गेटिंग द हॉर्स हाउ डिड द रिच मैन बिहेव। कि जो रिच मैन को जब आखिर में जब उसको उसका अपना घोड़ा मिल गया तो उसने किस तरह बिहेव किया। तो बेटा इसका आंसर क्या है हमारे पास, या फिर वही वाली बात कि रिच मैन के किस एक्शन ने सबको इंप्रेस किया। द आंसर ऑफ दिस वन इज गोइंग टू बी being a kind-hearted and generous person. After getting the horse, the rich man readily forgave the beggar. Not only that, he took out his purse and gave him a handful of gold coins. This noble action of the rich man impressed everybody in the court. कह रहे हैं कि क्योंकि वो जो रिच मैन था बड़ा वो जेनरस था, और उसने जब मतलब कि उसको घोड़ा मिला तो उसने बकायदा बहुत आराम से उस बैगर को माफ कर दिया। बल्कि माफ ही नहीं किया, बल्कि बकायदा अपने गोल्ड कॉइन्स निकाल के उसको दिए। और कह रहे हैं कि रिच मैन के इस एक्शन से सबके सब बड़े इंप्रेस हुए, और उसके लिए मतलब बड़ी उनकी इज्जत और पड़ी। मेरे बच्चों बेटा इस पॉइंट पर आके वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। ठीक है, आई डू होप मेरे बच्चों कि आप लोगों ने जहां जहां पर आपको वीडियो रोकने की जरूरत पड़ी होगी आपने पॉज करके इन आंसर्स को अपने पास नोट डाउन किया होगा। बट बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज।